हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोग जो हो वो वीडियो देख चुके हो और अपना उतना जो पार्ट है ऑफ दी चैप्टर उसे कंप्लीट कर चुके हो। इन पार्ट 1 हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी लाइक कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम कंजम्पशन एंड सेविंग को ही जो है और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या वेरियस कंजम्पशन फंक्शंस होते हैं, क्या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, सेम गोज टू सेविंग, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या होती है वो हम लोग देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, स्टार्टिंग विथ कंजम्पशन फंक्शन। अब देखो, कंजम्पशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था क्या होता है। कंजम्पशन इज बेसिकली वो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो कि सारे हाउस होल्ड्स करते हैं ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो होता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंजम्पशन फंक्शन की, तो इसका क्या मतलब है। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जो आपका कोई भी अगर मतलब अभी तक जितना भी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसमें जब भी हमारे पास में ये टर्म आता है फंक्शन, तो यहाँ पर हम कोई फंक्शनल रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन में भी हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। देखो, कंजम्पशन जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, ये चीज हम लोग अपने लास्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं। कंजम्पशन किससे इन्फ्लुएंस होता है। सो कंजम्पशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम, ठीक है। अगर इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, अगर इनकम कम हो जाए तो कंजम्पशन भी कम हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कि कंजम्पशन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है या वो जो है एक रिलेशनशिप बनाता है विद इनकम, ठीक है। तो जो कंजम्पशन फंक्शन है हम उसमें इसी चीज को पढ़ने वाले हैं। दैट इज कंजम्पशन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, that is C is equals to F of Y, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ Y, ठीक है। दैट मीन्स वील से कि ये जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है वो फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का, ठीक है। सो वेयर C is equals to consumption, Y is equals to national income and F is equals to functional relationship. So consumption function represents the willingness of households to purchase goods and services at a given level of income during a given period of time, ठीक है। तो बेसिकली आपको कंजम्पशन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउसहोल्ड्स कितने विलिंग है, ठीक है। हाउसहोल्ड्स की विलिंगनेस टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। जैसे कि मान लो आई एम सेइंग कि कंजम्पशन है हमारा 2000 एट इनकम लेवल ऑफ 10,000। तो ये क्या बता रहा है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि 10,000 हमारी इनकम है, उसमें से हमारा जो कंजम्पशन है दैट इज हाउ मच, दैट इज 2,000। तो हमारी विलिंगनेस कितनी है, हमारी विलिंगनेस है 2,000 की, ठीक है। हमारी विलिंगनेस टू परचेज वेरियस थिंग्स वो कितने की है, दैट इज ऑफ 2,000, ठीक है। So it also shows the consumption level at different levels of income in an economy. All right. Now consumption schedule देखा जाए तो यहाँ पर we can see income है and we have consumption. Income को हम देख सकते हैं increase हो रही है, consumption को भी हम देख सकते हैं क्या हो रही है, increase हो रही है। लेकिन you will observe कि जो proportionate increase है वो कम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर वी कैन सी 80 से जो है इंक्रीज है, और वहीं अगर हम लोग यहाँ तक आए ये 60 से इंक्रीज हो रहा है, और इनकम लेवल कितने से इंक्रीज हो रही है, तो इनकम लेवल थ्रू आउट जो है 100 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग 100 रुपीज में से 80 रुपीज जो न्यू 100 इंक्रीज हुआ है उसमें से 80 जो है हम कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन नीचे आते आते
व्हाट वी आर सीइंग कि हम हमारा जो एडिशनल 100 रुपीज की इनकम है उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ अब 60 को स्पेंड करते हैं, बाकी को सेव कर रहे हैं। तो पहले हमारी स्पेंडिंग ज्यादा थी, अब हमारी जो है स्पेंडिंग कम हो गई है। प्रोपोर्शनेट स्पेंडिंग अगर देखी जाए तो ये हमें क्या एक्सप्लेन करती है, ये हमें एक्सप्लेन करती है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो पर्सन है या जो वेरियस कंज्यूमर्स हैं वो अपना प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन जो है वो कम कर देते हैं एंड दे स्टार्ट सेविंग, ठीक है, वो जो है वो सेव करने लगते हैं। ऑल राइट, तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो हम कुछ ये देख सकते हैं, वी नो कि जो इनकम का ग्राफ है वो 45 डिग्री का जो है इंक्लिनेशन बनाता है। ये हमें कैसे पता है, बिकॉज हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में एक चीज पढ़ी थी, दैट इज AS इज इक्वल्स टू Y, ठीक है, और AS का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ही 45 डिग्री का। तो दैट मीन्स कि Y दैट इज जो इनकम है उसका ग्राफ भी है 45 डिग्री का बनेगा। उसके बाद में लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक और चीज समझी थी, दैट इज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम पॉजिटिव कंजम्पशन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसे हम डिनोट करते हैं C बार से, ठीक है। तो वही ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से हमारा जो कंजम्पशन का कर्व है, जो ग्राफ है, वो Y एक्सिस से स्टार्ट होगा, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो कहां से स्टार्ट होगा, इस Y एक्सिस से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ये जो आपके पास में गैप है O और C का, ये आपको जो है क्या बता रहा है, C बार रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से जो है आपने क्या किया, यहां से आपने अपना कंजम्पशन ग्राफ बनाया, कर्व बनाया, ये जो वेरियस वैल्यू लिखी है उसे यहाँ पर आपने लिख दिया है। नाउ यू विल ऑब्जर्व कि ये इनकम इतनी है और कंजम्पशन इतना है, मतलब कि आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो आपकी इनकम लेवल से, राइट। सो इट मींस कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप डिस सेविंग कर रहे हो, ठीक है। जब आप इनकम से ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो तो दैट क्लियरली शोज कि आप क्या कर रहे हो, आप डिस सेव कर रहे हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर आप डिस सेव कर रहे हो, ऑल्सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आप डिस सेव कर रहे हो। आपकी इनकम 100 है लेकिन आपका कंजम्पशन कितना है, 120 है। तो ये जो 20 है ये आपने कहां से लाए, ये आपने आपकी पास सेविंग से यूज किया है, दैट मीन्स यू आर डिस सेविंग, ठीक है। देन उसके बाद में एक पॉइंट आएगा जहां पर आपका जो कंजम्पशन और जो इनकम है वो क्या हो गई, एक दूसरे के इक्वल हो गई है। एट दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, 200 इज इक्वल्स टू 200 हो गया है, ऑल राइट। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम और कंजम्पशन है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो एट दिस पॉइंट सेविंग क्या होगी, सेविंग आपकी 0 होने वाली है। तो ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम होता है एंड सेविंग इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो आप क्या बताओगे, ये वो पॉइंट है जहां पर कंजम्पशन और इनकम सेम हो जाते हैं एंड जो सेविंग है वो 0 हो जाती है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज ये जो ई पॉइंट है ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अब एक चीज याद रखना, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या होगा, डिस सेविंग होगी, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में क्या होगा, सेविंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में हम लोग देखेंगे कि आपका कंजम्पशन कर्व ये आ गया और आपका इनकम ये आ गई है, ठीक है। दैट मीन्स कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप सेव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी सेविंग्स शो होगी। सो बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट यू आर डिस सेविंग, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट यू आर सेविंग, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीजें याद रखना। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल हो गए, इसके बाद में आप सेविंग हो गई, 300 आपकी इनकम है, 280 जो है कंजम्पशन है। तो एट दिस पॉइंट आपका जो सेविंग है वो कितनी आ गई, 20 आ गई। फिर उसके बाद में नीचे देखो तो 400 का कंजम्पशन, 360 का, सॉरी 400 का इनकम, 360 का कंजम्पशन, तो यहाँ पर आपने फिर से सेव किया है, ठीक है। तो ये होता क्यों है, ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। इनिशियली जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जो वांट्स पहले फुलफिल नहीं हो पाए थे हम उन्हें फुलफिल कर ले, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारे वांट्स जो है, अनलिमिटेड वांट्स है, तो फुल्ली तो जो है वो आपके कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन हाँ जो मेजरली जो है हमारे वांट्स फुलफिल हो जाते हैं एंड फिर हमें ये लगने लगता है कि अब हमें थोड़ा सेव कर लेना चाहिए। तो इसलिए हम अपनी सेविंग्स को जो है ना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि इनकम के इक्वल होने के बाद में
हमारी सेविंग्स जो है वो ज्यादा आने लगेगी, ठीक है, मतलब कि वो बढ़ने लगेगी और आपकी कंजम्पशन जो है वो इनकम से कम हो जाएगी, लेकिन इसके पहले वी विल बी डिस सेविंग, ठीक है। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पर आए तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व दैट इज, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सी बार, जो कि होता है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैडम कब बात की थी हमने इसके बारे में, तो लेट मी टेल यू, जो लास्ट वाला वीडियो हम लोगों का है दैट इज इसी पर्टिकुलर चैप्टर का जो पार्ट 1 है, उसमें जो है हम लोगों ने इसे पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो देख लेना, अदरवाइज ये होगा कि आप बीच में से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। So starting point of consumption curve is C bar. So consumption curve that is C bar starts from the point C. अच्छा, consumption curve that is C, ठीक है, C that is consumption and curve का दोनों का कैपिटल C लिया हमने, starts from the point C on the y axis, ठीक है। ये जो ग्राफ बना है उसमें बता रहे हैं हम लोग कि ये कहां से स्टार्ट हुआ है, y से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। Starts from the point y on the y axis. This implies that there is autonomous consumption that is C bar of OC even when the national income is 0, ठीक है। जब नेशनल इनकम 0 है तब भी कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रहा है। देन स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व पर आए तो स्लोप कैसा है, स्लोप इस काइंड का है, दैट इज पॉजिटिव स्लोप है, जो कि ये शो कर रहा है कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो CC has a positive slope which indicates that as income increases consumption also rises, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ने लगता है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो शो किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, इनकम इनिशियली क्या होती है, लेस देन होती है आपके कंजम्पशन से, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर डिस सेविंग होगी। सो व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन द गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग, दैट इज बाय यूटिलाइजिंग प्रीवियस सेविंग्स। ट्रायंगल COE रिप्रेजेंट्स डिस सेविंग, कहां पर है ये ट्रायंगल, तो ये यहां पर है। COE जो ट्रायंगल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग डिस सेविंग्स, ठीक है। देन उसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज C is equals to Y। तो at OM level of income as represented by point E, consumption becomes equal to income and saving is 0. The point E is known as the break even point, ठीक है। जो point E है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम break even point कहेंगे, जहां पर आपकी consumption और income क्या हो जाएगी, एक दूसरे के equal हो जाएंगे। So break even point refers to the point at which consumption is equal to national income. At this point saving is 0, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो सेविंग है वो क्या है, वो 0 रहेगी, ऑल राइट। देन आते हैं किनीजियंस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पर, जो कि यही स्टेट करता है जो सारी चीजें अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। बस एक बार उसको देख लो कि क्या क्या बोला गया है इन किनीजियंस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। So consumption function is based on Keynes' famous psychological law of consumption. This states that there is minimum consumption known as autonomous consumption at 0 level of national income because survival needs consumption, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन होता है 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल रहे हैं। क्यों होता है ये, क्योंकि सर्वाइवल नीड्स के लिए हमें कंज्यूम करना जरूरी है। देन एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, ये भी हमें पता है। ऑल्सो ये जो चीज लिखिए, इनकम राइजेस एट ग्रेटर प्रपोर्शन एज कंपेयर टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, ये भी हमें पता है कि धीरे धीरे कर कर हमारा जो प्रपोर्शनेट इंक्रीज है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही चीज जो है वो यहाँ पर भी बताई गई है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि ये जो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, these are the part of Keynesian psychological law of consumption, ठीक है। तो कभी जो है ना आपकी जो आंसर्स है उसमें लिख भी सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कीन्स जो लॉ ऑफ कंजम्पशन है, ठीक है, या जो कीन्स का फेमस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, उसके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर जो है चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर को और ज्यादा जो है इफेक्टिव बनाएगा, ठीक है, ज्यादा जो है अच्छा आंसर बनाएगा, ऑल राइट। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। अब ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, सबसे पहले
प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है ये समझे। तो देखो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। अगर आप इसका मतलब या इसका मीनिंग फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा प्रोपेंसिटी मीन्स टेंडेंसी। तो बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी पर्सन की टेंडेंसी कैसी होती है कंजम्पशन से रिलेटेड, ठीक है। What are the various types of tendency to consume? That is what we call propensities to consume, ठीक है। अब आप यहाँ पर टेंडेंसी टू कंज्यूम तो नहीं लिख सकते हो, आपको लिखना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ही है, लेकिन समझने के लिए हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेंडेंसी, ठीक है। सो दो टाइप्स की जो है आपके पास में ये एस्पेक्ट रहेंगे। सो देयर आर टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेकंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मैंने आपको स्टार्टिंग चैप्टर से ही बताया है कि जहां पर भी ऐसे टर्म्स आ जाए, स्टार्टिंग चैप्टर इन दिस एंड आल्सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जहां पर भी ये टर्म्स आए उनका क्या मतलब होता है। देखो आपका जब मार्जिनल आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। एंड जो आपका एवरेज होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है पर यूनिट। तो अगर हम इसका मतलब निकालना चाहे तो क्या होगा, देखो कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ा है, तो कंजम्पशन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल्स लिए, क्या लिया, एक तो कंजम्पशन और एक ली हमने इनकम। तो दैट मीन्स कि हम लोग ये जो वेरियस प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम भी पढ़ेंगे वो किसके रिलेशन में पढ़ेंगे, कंजम्पशन और इनकम के रिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमें ये बताता है कि मान लो आपकी इनकम है 10,000 की और आप उसमें से कंज्यूम कर रहे हो 1,000, तो आपका जो है ये एवरेज कितना है, ठीक है, कि आप टोटल इनकम का कितना पार्ट क्या कर रहे हो, कितना पार्ट आप कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो। ऑल राइट। एंड जब हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं तो ये क्या बता रहा है, एडिशनल, ठीक है। तो जो आपकी इनकम बढ़ी है उसका कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो। जैसे कि मान लो हमारी चेंज इन इनकम है 100 की, ठीक है, और आपका चेंज इन कंजम्पशन है 80 का, तो आपने विद चेंज इन इनकम अपना कंजम्पशन कितना चेंज किया है, ये आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझाता है। ऑल राइट। अब इन्हें आपको कैसे फाइंड आउट करना है और इनका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है, कि अगर कोई भी पर्टिकुलर आंसर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो बस उसी चीज को जो हम लोग क्या कर लें, डिटेल में देख लेते हैं। सो सबसे पहले आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, दैट इज एपीसी इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय वाई। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये जो आपके वेरियस फॉर्मूले हैं दीज आर यूज्ड इन योर न्यूमेरिकल्स आल्सो, ठीक है। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को नहीं देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना थ्योरी पार्ट देख रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे इन अ डिफरेंट वीडियो, ठीक है। सो आपका जो एपीसी है वो क्या है, वो है आपका कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। जैसे कि मैंने बोला कंजम्पशन हमारा 1000 है, इनकम हमारी 10,000 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो इससे हमें यह समझ में आया कि आपकी जो इनकम है उसका 0.1% जो है या उसका जो 0.1 प्रोपोर्शन है वो आप कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 0.1% जो है वो आप कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो। ऑल राइट। सो दिस इज बेसिकली योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे कुछ हम इस वे से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वही सेम शेड्यूल लेते हैं, इनकम लिया, कंजम्पशन लिया है, अब इस पर क्या निकाल लो, एपीसी जो है वो फाइंड आउट कर लो। तो ये क्या आया आपका 1.20, कैसे आया, 120 डिवाइडेड बाय 100, देन यू हैव 1, देन ये कम हुआ, देन ये कम हुआ। तो हमें क्या समझ में आया इससे कि आपका जो एपीसी है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम आपका जो एपीसी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये डिक्रीज हो रहा है। पहले 1.2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0.93 आया, फिर 0.9 आया, ठीक है। तो यहाँ पर वी कैन सी कि जो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो फॉल हो रहा है विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग में हम लोग पढ़कर आए हैं कि आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज है इन कंजम्पशन वो कम हो जाता है।
जैसे ही हमारी इनकम बढ़ने लगती है, हम इनिशियली ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, लेकिन फिर जो है ये प्रोपोर्शनेट इंक्रीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम जो है कंपैरेटिवली कम जो है कंजम्पशन पर वी वुड से कि स्पेंड कर रहे हैं और ज्यादा अमाउंट जो है हम अपना सेविंग के लिए निकालना चाहते हैं, इसीलिए आपका एपीसी आपको जो है फॉल होते हुए दिखता है। ठीक है, सो अगर इसका आप लोग ग्राफ देखो तो ये हमने क्या लिया, अपना जो कंजम्पशन का कर्व है वही लिया है। इसे ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट कैसे करना है उस चीज को अगर हम लोग समझे तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक जो ये है, ये मतलब जो हमारे वर्टेक्सेस है वो बनाए। उसके बाद में वील से कि ये जो पार्ट है ये क्या है, आपकी कंजम्पशन को शो कर रहा है, तो सी क्या हो गया, आपका ओ एन हो गया, और ये जो पार्ट है ये आपकी इनकम को शो कर रहा है, दैट इज y इज इक्वल्स टू ओ वाई वन। तो एपीसी इज इक्वल्स टू सी बाय y इज इक्वल्स टू ओ एन डिवाइडेड बाय ओ वाई वन। ठीक है, अगर कभी आपको ग्राफ के थ्रू निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि अगर हमें पॉइंट ए का अगर एपीसी निकालना है तो हमने कुछ इस वे से निकाला। अब मान लो हमें कोई और पॉइंट का एपीसी निकालना है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल ये पॉइंट बी है, इसका हमें एपीसी निकालना है, इसे हम लोग नेम कर दें, यहां पर हम लिख देते हैं एम। ठीक है, ये आ गया आपका क्या एम, और यहां पर लिख देते हैं y2। ऑल राइट, अब इसका अगर एपीसी निकालना है बी वाले पॉइंट का तो एपीसी क्या हो जाएगा, एपीसी वुड बी इक्वल टू कंजम्पशन कितना है आपका ओएम है, तो ओएम डिवाइडेड बाय इनकम कितने आपकी ओ वाई टू है, तो डिवाइडेड बाय ओ वाई टू। ठीक है, तो इस वे से आप ग्राफ के थ्रू भी आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लोग देखें रिलेटेड टू एपीसी, तो एपीसी इज मोर देन 1। ठीक है, आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो मोर देन 1 होता है, और ये चीज अभी अभी हमने यहाँ पर देखी। तो कब ये मोर देन 1 होगा, जब आपका कंजम्पशन ज्यादा होगा, किससे, इनकम से। ठीक है, सो एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम, दैट इज बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, एपीसी विल बी मोर देन 1। ठीक है, जब तक आपका कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से तो आपका जो एपीसी है वो मोर देन 1 रहेगा। देन उसके बाद में एपीसी इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब आपकी इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, दैट मींस एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सो एट द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम, सो एपीसी इज इक्वल्स टू 1 एट इनकम लेवल ऑफ 200 करोड़। ठीक है, ये जो 200 करोड़ का जो इनकम लेवल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एपीसी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, देन उसके बाद में एपीसी इज लेस देन 1, एपीसी लेस देन 1 कब होगा, जब आपका कंजम्पशन कम होगा, किससे, इनकम से। ठीक है, दैट इज आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ऑल राइट, सो बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज लेस देन नेशनल इनकम, एज अ रिजल्ट एपीसी विल बी लेस देन 1। ठीक है, देन एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, एपीसी क्या हो रहा है, एपीसी फॉल हो रहा है विद इंक्रीज इन इनकम। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर भी जो है नोटिस की है, ऑब्जर्व की है। तो एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम बिकॉज वाला आंसर देना है। सो एपीसी फॉल्स कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज इन इनकम बिकॉज the proportion of income spent on consumption keeps on decreasing। ठीक है, वो proportion of income जो स्पेंड किया गया है इनकम पर, या वी वुड से कि सॉरी कंजम्पशन पर, वो क्या है, वो कम होता जाता है, इसलिए जो एपीसी है वो फॉल होता है विद इंक्रीज इन इनकम। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कंजम्पशन जीरो नहीं होगा तो आपका एपीसी भी जीरो नहीं आएगा। ये जो पर्टिकुलर चीज होती है कि आपने कुछ ऐसा लिख दिया है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो हम उसका आंसर जीरो कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं वो या तो अनडिफाइंड है या फिर उसे आप इन्फिनिटी ले जाओ। ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो बिकॉज आपका न्यूमरेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, दैट इज कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है, इसीलिए एपीसी भी कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और कंजम्पशन जीरो नहीं होने के पीछे का रीजन, बिकॉज कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो रहता ही रहता है। ठीक है, सो एपीसी कैन नेवर बी जीरो, कैन बी जीरो ओनली व्हेन कंजम्पशन बिकम्स जीरो। However, consumption is never zero at any level of income.
even at zero level of national income there is autonomous consumption, that is C bar, ठीक है। देन उसके बाद में वी हैव मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने जो है अपना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा है, एंड आई गेस कि वो आप लोगों को क्लियर भी है। अब आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर, जिसमें हम क्या देखेंगे कि एडिशन इन इनकम का कितना पार्ट जो है आप कंजम्पशन के लिए यूज करते हो, ठीक है। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम, ठीक है। दैट इज चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि मान लो हमारा चेंज इन कंजम्पशन है 100 रुपीज का और हमारा चेंज इन कंजम्पशन है 80 रुपीज का, तो इस बेसिस पर हम एमपीसी को कैसे निकालेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 100 विच विल गिव यू 0.8, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर एमपीसी की कैलकुलेशन। अब अगर इसे हम ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर देखते हैं, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चेंज चाहिए। तो इफ वी आर टेकिंग आउट एमपीसी एट पॉइंट ए, तो इसके पहले वाला कंजम्पशन और इसके पहले वाली इनकम भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक पॉइंट ये यहाँ पर भी लिया है, ठीक है। तो पहले हमारी जो कंजम्पशन था दैट वाज OM और इनकम कितनी थी OY1, और अब जो हमारा कंजम्पशन एंड जो इनकम है दैट इज व्हाट ON एंड दिस थिंग, ऑल राइट। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली ये वाला पार्ट ले लो और ये वाला पार्ट ले लो, ये आपको चेंज दिखा रहा है, तो MN जो है वो आपका चेंज इन C हो जाएगा, Y1 और Y2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका चेंज इन Y हो जाएगा। वैसे ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन बस जो है हमें पता होना चाहिए, ताकि इफ इन एनी केस क्वेश्चन आ भी गया तो वहां पर हमारे लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बाकी ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, जनरली नहीं पूछे जाते हैं। देन अगर इसका हम लोग शेड्यूल देखें तो हमने ली है अपनी इनकम को, अपना जो कंजम्पशन है वो लिया, ठीक है। सेम फिगर्स है, फिगर में कोई चेंजेस नहीं है। अब आपने यहाँ पर क्या निकाला, आपका चेंज इन C फाइंड आउट किया है और चेंज इन Y को क्या किया है, फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो चेंज इन C जो है वो आप निकालोगे इनिशियली, तो यहाँ पर तो हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, ना ही चेंज इन C ना ही चेंज इन Y। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज हाउ मच, 80, ठीक है। ये ऐसे कर दो, 120 माइनस 40 कर दो, 80 आ गया। 200 माइनस 120 कर दो, ये कितना आ गया, ये भी 80 आ गया। फिर ये 80 आ गया एंड दिस इज ऑल्सो 80, ठीक है। यहाँ पर 100 का क्या हो गया, 100 का जो है चेंज हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फिगर्स हैं उसमें आपका चेंज इन कंजम्पशन कांस्टेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट ही रहे, ये चेंज होता रहता है। एंड यू विल सी कि जो है आपका जो एमपीसी है वो विद इंक्रीज इन इनकम कम ही होना है, ठीक है। और वो क्यों होना है, क्योंकि हम एडिशनल इनकम को सेव करने लगते हैं और कंजम्पशन के लिए कम यूज करते हैं, ठीक है। सो अगर एमपीसी को निकाला जाए तो चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y किया तो आपका 0.8 जो है वो यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट एमपीसी वो देख लें। तो जो वैल्यू ऑफ एमपीसी है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है। आपका एमपीसी की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, वो 0 से कम या 1 से ज्यादा नहीं जा सकती है। अब उसका रीजन क्या, उसे समझो। देखो क्या होता है एमपीसी, चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ऑल राइट। मान लो हमारी चेंज इन इनकम कितनी है, 100 है, और हमारा जो चेंज इन कंजम्पशन है मान लो वो भी कितना है, 100 है, ठीक है। आप आपकी चेंज इन इनकम को या तो पूरा यूज कर रहे हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। आप जब एपीसी निकालोगे ना तो वो मोर देन 1 आ सकता है, बिकॉज यू कैन बी डिस सेविंग। लेकिन जो आपकी इंक्रीज इन इनकम है उसमें से आप आपका कंजम्पशन उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपकी जो इंक्रीज्ड इनकम है, ईदर यू आर यूजिंग फुल ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम, ईदर यू आर यूजिंग नथिंग ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम, या फिर कुछ बीच का प्रपोर्शन रहेगा। तो अभी जो हम केस देख रहे हैं, सबसे पहले वो हम देख रहे हैं कि जितनी भी आपकी इंक्रीज इन इनकम है उसका पूरा का पूरा पार्ट आपने क्या कर लिया, कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया है। तो इसे जो है हम कैंसिल आउट करें, आंसर कितना आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। अब इसका जो एक और केस है वो ले लो कि आपकी जो है इंक्रीज्ड इनकम है, मान लो कितनी, 100, और आपका जो इंक्रीज्ड कंजम्पशन है दैट इज 0। हम इंक्रीज्ड कंजम्पशन 0 बोल रहे हैं,
टोटल कंजम्पशन जीरो नहीं बोल रहे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लो, ये आपके इनकम के फिगर्स हैं 100 200, ठीक है। इस पर जो आपका कंजम्पशन था एट दिस प्लेस, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, ये कितना था 80 था और नेक्स्ट में भी 80 था, तो यहाँ पर चेंज इन कंजम्पशन कितना है 0 है, चेंज इन इनकम कितना है 100 है। आपका कंजम्पशन 0 नहीं है, आपका चेंज इन कंजम्पशन 0 है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हो सकता है 0, अगर ये 0 होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 0। तो जो दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं अगर हम उसमें देखें तो एक साइड पर आपका आंसर 1 आ रहा है और एक एक्सट्रीम पर आपका आंसर 0 आ रहा है। तो दैट क्लियरली मीन्स कि आपका जो एमपीसी है उसकी वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में ही रहने वाली है, ठीक है। ये 0 या 1 के जो है ना बिलो या अबव नहीं जा सकती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी जो 0 और 1 की जो आपकी एमपीसी की वैल्यू है वो, ठीक है। So incremental income is either spent on consumption or saved for future use. If entire additional income is consumed, that is change in saving is 0, then MPC will be equal to 1, ठीक है। However, if entire additional income is saved, that is change in C is 0, then MPC will be equal to 0. So in normal situations, value of MPC varies between 0 and 1, all right. Then उसके बाद में MPC of poor is more than that of rich. जो MPC of poor है वो ज्यादा रहेगा rich से। ऐसा क्यों हुआ, देखो जो poor person है उनकी इनकम लेवल बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो जब उनकी इनकम चेंज हो या उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो पुअर पर्सन जिसकी इनकम ज्यादा नहीं है तो वो अपने सारे वॉन्ट्स को फुलफिल कर नहीं पाया। प्रीवियस में भी बहुत सारे वॉन्ट्स ऐसे हैं जो कि उसके फुलफिल नहीं हुए। तो जब इनकम बढ़ती है तो वो पर्सन सोचता है कि हमारे जो वॉन्ट्स हैं हम उन्हें क्या कर लें, हम उन्हें फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए जो चेंज इन इनकम है उसका मेजर प्रपोर्शन जो है वो कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है एंड कुछ भी सेव नहीं किया जाता या फिर बहुत ही कम अमाउंट को सेव किया जाता है। वहीं अगर हम रिच पर्सन को ले तो रिच पर्सन के पास में ऑलरेडी इतने रिसोर्सेज हैं, इतना पैसा है कि वो अपने वॉन्ट्स को पहले भी सेटिस्फाई कर पा रहे थे। तो विद इंक्रीज इन इनकम उनके पास में ये अर्ज नहीं आती कि मैं पहले ये नहीं अपना जो है चीज खरीद पा रहा था या पा रही थी या मैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी तो अब इनकम बढ़ी है तो मैं फुलफिल कर लूं। ये उनके साथ में ये केस इतना नहीं होता है बिकॉज उनके बॉन्ड्स जो पहले भी फुलफिल हो रहे थे। तो विद इंक्रीज इन इनकम उनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, इसीलिए आपका जो एमपीसी है वो पुअर का ज्यादा रहेगा रिच से, ठीक है। और उसके पीछे का रीजन कि पुअर के जो वॉन्ट्स है वो ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा प्रपोर्शन में वी कैन सी कि वो फुलफिल नहीं हुए हैं, ठीक है। So it happens because poor people spend a greater percentage of their increased income on consumption as most of their basic needs remain unsatisfied, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पुअर लोग हैं वो ज्यादा जो we would say कि जो ग्रेटर परसेंटेज है उनकी इंक्रीज्ड इनकम का वो कंजम्पशन पर यूज करते हैं क्योंकि उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो अनसैटिस्फाइड रहते हैं पहले, ठीक है। On the other hand, rich people spend a smaller proportion as they already enjoy a high standard of living, ठीक है। जो rich people है वो smaller proportion spend करते हैं क्योंकि उनके पास में already high standard of living है, वो पहले ही अपने wants को fulfill कर चुके हैं, ठीक है। Then MPC falls with successive increase in income. जो MPC है वो फॉल होगा सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वही सेम चीज जो अभी तक हम लोगों ने देखा जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है, इनिशियली जो है हमारे वॉन्ट्स फुलफिल नहीं हुए थे इसलिए हम ज्यादा जो है कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारे वॉन्ट्स फुलफिल हो चुके हैं तो अब हम क्या सोचेंगे, अब हम सोचेंगे कि हम जो है थोड़ा सा सेविंग भी कर ले। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा कंजम्पशन का जो प्रपोर्शन है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है एमपीसी फॉल होता है सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम के साथ में। सो इट हैपेंस बिकॉज एज द इकोनॉमी बिकम्स रिचर it has the tendency to consume smaller percentage of each increment to its income, ठीक है। So this is about the MPC, that is marginal propensity to consume. अब आते हैं सेविंग फंक्शन पर। अब अभी तक हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ लिया है, अब सेविंग फंक्शन को देखते हैं।
ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे कि काफी सिमिलैरिटीज है, लेकिन काफी जो है डिसिमिलैरिटीज भी हैं। यहाँ पर भी हमें सेम जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को समझना है, जैसे हमने एपीसी और एमपीसी को समझा है उसी वे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन जो है वो भी हमें फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा, किसके बीच में, सेविंग और इनकम के बीच में, ठीक है। इनकम लेवल से आपकी सेविंग्स चलेगी तो कितनी इनकम कितना सेविंग, वो जो है आपको फंक्शनल रिलेशनशिप शो करने वाला है। सो सेविंग फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, दैट इज S is equals to F of Y, where saving is equals to S is equals to saving, Y is equals to national income and F is equals to functional relationship, ठीक है। So saving function or propensity to save shows the savings of households at a given level of income during a given time period, ठीक है। तो आपका जो सेविंग फंक्शन है या फिर जिसे हम प्रोपेंसिटी टू सेव भी कह सकते हैं, दैट इज टेंडेंसी टू सेव, वो क्या हमें शो करता है कि एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम जो हाउसहोल्ड्स हैं वो कितना जो है सेव कर रहे हैं। ऑल राइट, देन वी हैव द सेविंग शेड्यूल एंड द ग्राफ। तो सेविंग जो हम लोग अभी तक कंजम्पशन पढ़ कर आए उससे हमें क्या समझ में आया कि इनिशियली डिससेविंग होती है, फिर एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है, फिर सेविंग स्टार्ट हो जाती है। बस वही चीज आप लोग यहाँ पर देखोगे, वी हैव इनकम, वी हैव कंजम्पशन। अगर इनकम और कंजम्पशन दिया है तो हम लोग सेविंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, y माइनस c करेंगे तो हमारे पास में ऐसा आ जाएगा। सो यह आया आपके पास में -40, -20, देन 0, 20, 40, 60 एंड 80, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डिससेविंग हो रही है, हम फिर आए ब्रेक इवन पॉइंट पर और फिर सेविंग हो रही है। एंड वी कैन सी कि विद इंक्रीज इन इनकम जो आपकी सेविंग है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होते जाती है। रीजन, क्योंकि हमारा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, ठीक है, इसीलिए जो सेविंग है वो बढ़ जाती है। अब जब हम सेविंग के कर्व की बात करेंगे ना, तो हमेशा याद रखना जो सेविंग का कर्व है वो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा। नेगेटिव एक्सिस से क्यों स्टार्ट होगा, बिकॉज इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, डिससेव करते हैं एट 0 लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है तो उस टाइम पर क्या रहेगा, उस टाइम पर हम लोग करेंगे डिससेव, ठीक है। सो दैट इज, ये जो OS है ये किसके इक्वल है, -c बार के। ये जो आपका 40 है दिस इज C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यहाँ पर -40 हो गया, ठीक है, तो C बार के आगे नेगेटिव लगा दिया, सो दिस इज -c बार। ऑलराइट, तो ये जो आपका OS है दैट इज इक्वल टू -c बार। उसके बाद में ये एक पॉइंट पर आता है दैट इज पॉइंट R, जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, जहां पर सेविंग 0 है। एट दिस पॉइंट कंजम्पशन और जो इनकम होता है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो सेविंग है वो क्या हो गई, 0 हो गई। एंड देन उसके बाद में आप देख रहे हो कि सेविंग बढ़ते जा रही है, ठीक है, दैट इज वो पॉजिटिव एक्सिस में आई एंड इट इज इंक्रीजिंग। सो वी कैन से कि जो सेविंग है वो इंक्रीज होते रहती है, ठीक है। इनिशियली डिससेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट एंड देन वी आर सेविंग, ठीक। देन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेविंग कर्व का, तो दैट इज इन द नेगेटिव एक्सिस, हमेशा नेगेटिव एक्सिस से ही स्टार्ट होगी सेविंग। So saving curve that is SS starts from point S on the y-axis, indicating that there is a negative saving equal to autonomous consumption when national income is 0, ठीक है। जब national income 0 है तो क्या है हमारे पास में नेगेटिव सेविंग्स है। देन स्लोप ऑफ कर्व कैसा है, तो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, जो कि हमें ये शो कर रहा है कि विद इंक्रीज इन इनकम जो सेविंग है वो इंक्रीज होती है। So SS has a positive slope which indicates the positive relationship between savings and income, ठीक है। उसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट पर आए जब S क्या है 0 के इक्वल है, तो सेविंग कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट R। अगर ग्राफ के थ्रू देखोगे तो यहाँ पर ये जो है पॉइंट R है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करता है, तो which is known as the break even point। at this point saving is equals to 0 and then positive saving पर आ जाए तो आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट द सेविंग कर्व, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाओ टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव पर, दैट इज जो वेरियस टेंडेंसी टू सेव है। तो अगेन से जो है हम दो इन पर्टिकुलर चीजों में पढ़ेंगे, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा? पर यूनिट। दैट मींस कि पर यूनिट इनकम का आप कितना पार्ट सेव कर रहे हो? S डिवाइडेड बाय Y। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा? एडिशनल। दैट इज एडिशनल इनकम का आप कितना पार्ट जो है सेव कर रहे हो, ठीक है? दैट इज चेंज इन S डिवाइडेड बाय चेंज इन Y। दिस इज बेसिकली MPS। ऑल राइट, आई गेस समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ से कि प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो एक्चुअली है क्या, ठीक है? अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव पर आए, इसके बारे में जो वेरियस ऑब्जर्वेशंस है वो हम लोग देख लेते हैं। So APS refers to the ratio of saving to the corresponding level of income. That is APS is equals to savings divided by income. That is S divided by Y. ठीक है? Then अगर इसका हम लोग ग्राफ देखें तो इनकम है हमारे पास में 0, 100, 200, 300 एंड 400। अगर सेविंग्स देखें तो जो अभी तक ली थी वही लेंगे, -40, -20, 0, 20 एंड 40। अब APS निकालें तो ये S डिवाइडेड बाय Y निकालना है हमें। दैट इज -20 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया? -0.2। देन आया हमारे पास में 0, देन उसके बाद में 0.067, देन उसके बाद में 0.10। व्हाट वी कैन सी इज जो आपकी सेविंग्स है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज, नॉट सेविंग सॉरी, जो आपकी APS है वो इंक्रीज हो रही है विथ एडिशनल इनकम, ठीक है? या जो भी वेरियस सक्सेसिव लेवल्स ऑफ इनकम है उसमें। तो वी कैन से कि APS जो है वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन इनकम, जो कि हमें ये शो करता है कि विथ इंक्रीज इन इनकम आपकी जो सेविंग्स है वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। अब इसका भी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ ये आ जाएगा। मान लो हमें इस A पॉइंट का जो है APS को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी जो सेविंग है वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। दैट इज OR वुड बी योर सेविंग। उसके बाद में ये आपकी क्या हो जाएगी? दिस वुड बी योर इनकम। तो OY1 विल बी योर इनकम, ठीक है? तो उन्हें डिवाइड कर कर आपको जो है APS की वैल्यूज मिल जाएगी। अब जो इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है वो देखो। APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। APS कभी भी 1 या फिर मोर देन 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मान लो अगर APS इज इक्वल्स टू 1 है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम है 100, आपकी सेविंग भी है 100, ठीक है? तभी आएगा आपका APS 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आपकी इनकम है अगर आप पूरा ही सेव करते हो तो आपके पास में APS की वैल्यू आती है व्हिच इज इक्वल टू 1। क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करते रहना पड़ेगा फॉर योर सर्वाइवल। तो इसीलिए कभी भी सेविंग और इनकम एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए कभी भी APS कैन नेवर बी 1। ऑल्सो APS कैन नेवर बी मोर देन 1, ठीक है? ये पर्टिकुलर चीज भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है इसका मतलब समझते हैं। आपकी इनकम है 100, आपकी सेविंग है 120। इस केस में क्या आया आंसर? 1.2। दैट इज, अब जो है हम कहां पर आए हैं? मोर देन 1 वाली कंडीशन में। आप आपकी इनकम से ज्यादा सेव नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ना ही आप आपकी पूरी इनकम को सेव करोगे, ना ही आप आपकी इनकम से ज्यादा सेविंग कर सकते हो। इसलिए जो APS है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता है और ना ही वो मोर देन 1 हो सकता है, ठीक है? सो एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन नेशनल इनकम। ऑल राइट, देन आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज APS कैन बी 0। APS 0 हो सकता है। कब 0 होगा? जब आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो APS क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है? सो APS is equals to 0 as savings are 0 at the income level of rupees 200 crores. This point is known as break even point, ठीक है? Then APS can be negative or less than 1. APS नेगेटिव हो सकता है या फिर लेस देन 1 हो सकता है। लेस देन 1 कब होगा? आपकी इनकम 100 है, आपने सेव किया 80, तो आपके पास में यह आया। ऑल राइट, तो दैट मीन्स लेस देन 1 होगा। कब हुआ? जब आपकी इनकम से कम आपकी सेविंग्स है। और ये हमारी एक जनरल कंडीशन है कि हम कभी भी इनकम के बराबर तो सेव कर नहीं सकते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। तो जब कुछ कंजम्पशन होगा तो आपकी सेविंग क्या रहेगी? कम रहेगी इनकम से। तो आपका जो APS है वो लेस देन 1 आएगा। APS कैन ऑल्सो भी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब आप डिससेव कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने डिससेव किया तो नेगेटिव में आंसर आया भी है, ठीक है? तो जो APS है वो नेगेटिव भी हो सकता है। APS rises with increase in income। इस चीज को भी जो है हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो आपका APS है वो इंक्रीज होता है with increase in income।
So APS rises with increase in income because the proportion of income saved keeps on increasing. ठीक है, जो proportion of income आपने सेव किया है वो क्या होता रहता है, वो इंक्रीज होता रहता है, इसीलिए जो है आपका APS बढ़ता है with increase in income. All right. देन उसके बाद में आ जाओ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव पर. अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई करके. सो एमपीएस रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम. ठीक है, अब इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो तो कुछ ये आ जाएगा, जिसमें कि बेसिकली आपको 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे. दिस वुड बी योर चेंज इन सेविंग्स एंड दिस वुड बी योर चेंज इन इनकम. जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको जो है एमपीएस की वैल्यू मिलेगी. ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं. आई वुड से कि इसका जो शेड्यूल है वो देखते हैं. तो ये आपके पास में चेंज इन सेविंग आ गई है, ये आपकी चेंज इन इनकम आएगी. ठीक है, इसे थोड़ा सा इनकम लिख लो. ऑलराइट, ये आपके पास में चेंज इन सेविंग एंड यू हैव चेंज इन इनकम. तो आपका जो एमपीएस है वो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है. दिस वुड बी एमपीएस. देखो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है. एमपीएस विल बी इक्वल टू व्हाट, MPS is equals to change in saving divided by change in income. ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारी जो सेविंग है वो क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर फिगर हमने लिया है इसमें हमारी सेविंग जो चेंज इन सेविंग है सॉरी वो कांस्टेंट है. तो इसीलिए आपका जो MPS की वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है, 0.2. ठीक है, 0.2 आ रही है. बाकी जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो रहे, आपकी जो MPS है वो चेंज हो सकती है. ठीक है, नाउ एमपीएस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज एमपीएस जो है वो वेरी करता है बिटवीन 0 एंड 1. जैसे एमपीसी वेरी करता है 0 और 1 में, वैसे ही सेम एमपीएस भी वेरी करता है 0 और 1 के बीच में. ऐसा क्यों, आपकी मान लो एडिशनल इनकम है कितनी, 100. ठीक है, हमने क्या बोला कि एडिशनल इनकम इज इक्वल्स टू 100 है. तो हो सकता है ना कि आप ये पूरा जो एडिशनल इनकम का पार्ट है वो आप सेव कर रहे हो. ठीक है, तो एडिशनल इनकम कैन बी इक्वल टू योर चेंज इन सेविंग. इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में आपका जो एमपीएस की वैल्यू वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, इसके अपार्ट अगर हम बोले कि आपने सेव किया है एडिशनल जो आपकी इनकम है दैट इज 100 और ये जो है ये आप पूरा का पूरा यूज कर रहे हो कंजम्पशन के लिए, तो इन दैट केस आपका जो चेंज इन एस है दैट कैन बी इक्वल टू 0. तो इस केस में आपकी जो वैल्यू है एमपीएस की वो क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी. ठीक है, सो इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड दैट इज चेंज इन सी इज इक्वल्स टू 0, देन एमपीएस इज इक्वल्स टू 1. एंड हाउएवर इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड दैट इज चेंज इन एस इज इक्वल्स टू 0, देन एमपीएस इज इक्वल्स टू 0. So in normal situation value of MPS varies between 0 and 1. ठीक है, MPC की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में वेरी करती है और MPS की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में वेरी करती है. रीजन बीइंग कि हम लोग यहाँ पर चेंज वाला जो प्रपोर्शन है वो ले रहे हैं. ठीक है, पूरा अमाउंट नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, हम सिर्फ जो चेंज है उस चीज को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है. ऑल राइट, देन इसके अपार्ट जो है आपका जो एमपीएस है वो कंप्लीट हो जाता है. आपकी जो एपीएस है एंड जो आपके प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम है वो हो जाता है कंप्लीट. आई होप सो कि आप लोगों को जो है कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन दोनों ही अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं. दोनों के जो वेरियस ऑब्जर्वेशंस थे वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं. तो विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट के एंड पर आ जाते हैं एंड आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. इसी के तरह आप लोग और भी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल सोशल स्कूल. इसके अपार्ट यू कैन डाउनलोड एन एकेडमी ऐप जहां पर आप लोग और भी एक्साइटिंग फीचर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग रियल टाइम बेसिस पर जो है इंटरैक्शन कर सकते हैं चैट्स एंड इमोजीज के साथ में. आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूजिंग क्वेश्चन टैब्स. आप लोगों के पास में लाइव पोल ऑप्शन है फॉर क्विज. ऑल्सो यू हैव द चांस टू विन स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट. इन सारे फीचर्स को आप लोग अनलॉक कर सकते हैं एंड मैक्सिमम डिस्काउंट्स पा सकते हैं यूजिंग कोड साक्षी वी. इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे ज्वाइन कर सकते हैं. इसकी जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे कि चैनल पर क्या चल रहा है एंड हम लोग क्या क्या जो है न्यू चीजें करने वाले हैं.
आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई होगी। और इस वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा है दैट इज आपका सेविंग फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन, ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। मिलते हैं अपने पार्ट 3 में ऑफ द सेम चैप्टर। टिल देन थैंक यू।